नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में फ्रांस की क्रांति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों में एक प्रमुख देश था फ्रांस। एक महत्वपूर्ण क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। तो किस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने विश्व को प्रभावित किया, इसके क्या कारण रहे, इसकी क्या घटनाएं रही, इसके क्या परिणाम रहे, इसके विषय में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। वीडियो बड़ा होने के कारण ये अलग अलग पार्टों में बनेगा। जैसे पार्ट 1 में हम फ्रांस की क्रांति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। J.F. हर्डर के अनुसार फ्रांस की क्रांति को मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाला प्रमुखतम आंदोलन बताया गया है। फ्रांस की क्रांति जितनी शस्त्रों का संघर्ष थी, उतनी ही विचारों की स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व की भावना फ्रांसीसी क्रांति की शाश्वत देन है और नेपोलियन उसकी उपज है। इतिहास में किसी दूसरे काल पर शायद इतना कभी नहीं लिखा गया जितना फ्रांस की राज्य क्रांति पर। फ्रांस की क्रांति आधुनिक युग की क्रांतियों में सबसे निराली इस दृष्टि से थी कि इसका प्रभाव व्यापक था। अब नेक्स्ट है क्रांति से पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था तथा यह बुर्बो राजवंश का शासन था। लुई 14 1643 से 1715 में 1643 में 5 वर्ष की उम्र में फ्रांस का सम्राट बना। उसने स्वयं तथा फ्रांस की प्रतिष्ठा पूरे यूरोप में स्थापित करने का प्रयास किया। अतः उसने यूरोप के अन्य राज्यों को पराजित कर उन पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहता था। इसलिए इसने यूरोपीय राष्ट्रों के साथ कई युद्ध किए, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस का राजकोष खाली हो गया तथा इन युद्धों में कई सैनिकों सहित लुई 14वां का पुत्र व पौत्र भी मारे गए। साथ ही राजा की विलासिता भी चरम पर थी। लुई 14वें ने पेरिस से 12 मील दूर वर्साय में शानदार महलों का निर्माण करवाया, जो इसकी विलासिता का प्रतीक था। मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वें का प्रसिद्ध निरंकुश वक्तव्य था। वह अपने को सूर्य पुत्र यानी सन किंग कहता था। अपने अंतिम समय में युद्धों की व्यर्थता को समझते हुए अपने 5 वर्षीय पड़पोते से कहा, मेरे बच्चे, जल्दी ही तुम एक महान साम्राज्य के सम्राट बनोगे, लेकिन युद्धों में मेरी नकल मत करना। तुम जनता को करों के बोझ से मुक्त करना। लेकिन उसकी सलाह ना तो लुई 15वें ने और ना ही लुई 16वें ने मानी थी। लुई 15वां 1715 से 74 ईस्वी, इसके समय भी फ्रांस द्वारा लड़े गए युद्ध व दरबार की विलासिता जारी रही। उसने कहा, ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं चाहता हूँ। राजा पूर्णतः स्वेच्छाचारी एवं असीमित शक्तियों का प्रयोग करने वाला था। इसके समय क्रांति के बादल छा गए थे। जनता परेशान थी। जब वह सड़क से गुजरता था तो जनता उसे चिढ़ाती थी, लेकिन वह कहता था, मेरा समय तो कैसे ही गुजर जाएगा, मेरा उत्तराधिकारी भुगतेगा। अपनी मृत्यु के समय उसने कहा, मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगी। लुई 16वां 1774 से 93 ईस्वी, युद्ध और विलासिता जारी रही, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। समस्त बुर्बो राजाओं के स्थान पर के समान उस पर उसकी रानी मेरी अंतवानेत का प्रभाव था। अंतवानेत ऑस्ट्रिया के राजा जोसेफ द्वितीय की बहन तथा दिवंगत महारानी मारिया थेरेसा की पुत्री थी। वह सदा लोभी चाटुकारों से घिरी रहती थी। H.L. फिशर के अनुसार आलोचकों को वे ऐसे सायरन यानी भोपू के समान प्रतीत होती थी, जो राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रहा हो। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट क्रोनिन के अनुसार फ्रांस के राजा लुई 16वां और उसकी रानी मेरी एंटोनेट
का इतिहासकारों ने जितना गलत चित्रण किया है उतना शायद ही किसी अन्य राजा या रानी का किया गया है। किंतु साधारणतः यह माना जाता है कि फ्रांस के राजाओं की शानो शौकत एवं विलासिता पर कोई अंकुश नहीं था। राजा रानी वे उसके कृपा पात्र पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के महलों में रहते थे। वर्साई में 18,000 लोग निवास करते थे, जिनमें 16,000 नौकर थे। अकेली रानी के 500 नौकर थे। क्रांति से वर्साई का खर्च 200 लाख डॉलर प्रतिवर्ष था। बहुत अधिक अपव्यय के कारण दरबार को राष्ट्र की समाधि कहा जाता था। क्या सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक असमानता तथा निरंकुश शासन अकेले फ्रांस से ही था? संपूर्ण यूरोप में यह स्थिति थी। फ्रांस में किसानों की माली हालत केवल ब्रिटेन को छोड़कर बाकी सभी राज्यों से अच्छी थी। फिर क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? फ्रांस नंबर 1। फ्रांस यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र था। फ्रांसीसी भाषा, साहित्य, नाटक, कविता, इन सब का अन्य यूरोपीय राष्ट्र नकल करते थे। सभ्य कहलाने के लिए फ्रांसीसी भाषा आनी जरूरी थी। वर्साई के मेलों की बाकी राज्य नकल कर रहे थे, अतः फ्रांस संस्कृति का केंद्र बन गया। दार्शनिकों का प्रभाव। जिस स्तर के दार्शनिक फ्रांस में हुए वैसे दुनिया में कहीं नहीं हुए। इन्होंने सुस्त व सोए हुए लोगों को जागृति पैदा की। नए मध्यम वर्ग का उदय। बुर्जुआ वर्ग धवनी, संबल, शिक्षित व जागृति युक्त, लेकिन समाज में सुविधा रहित। इससे इनको सामाजिक व आर्थिक असमानता का एहसास हुआ। यूरोप के अन्य राष्ट्रों में या तो ये वर्ग था नहीं या प्रभावहीन था। फ्रांस की क्रांति का असली निर्माता यह मध्यम वर्ग ही था। नंबर 4 है निरंकुश शासन। 18वीं शताब्दी को एज ऑफ रीजन एंड रिफॉर्म्स यानी कि तर्क एवं सुधारों का युग कहा जाता है। यूरोप के कुछ राजाओं ने परिस्थितियों के अनुसार सुधार किया, जिनमें प्रमुख है पर्सा के राजा फ्रेडरिक महान, ऑस्ट्रिया की रानी मारिया थेरेसा, रूस की कैथरीन महान। लेकिन फ्रांस से कोई सुधार नहीं हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। अत्यधिक युद्ध व विलासिता के कारण राजकोष खाली हो गया। फ्रांस आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा हो गया। खाद्यान्नों की कमी के कारण पेरिस व अन्य नगरों में रोटी के लिए दंगे भड़के, लेकिन राजा व रानी को इनकी जानकारी तक नहीं। जब रानी को किसी ने यह बताया कि दंगे रोटी के लिए हो रहे हैं, तो उसने कहा कि इन्हें केक खिला दो। फ्रांस की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में केटलबी ने लिखा है कि शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, उनकी इच्छा पर निर्भर थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी। फ्रांस की इस अराजकता पर व्यंग्य करते हुए मांडले ने कहा है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति के कारण, जिसमें पहला है सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज विषम एवं विघटित था। वह सामंतवादी पद्धति, असमानता और विशेषाधिकारों के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। समाज प्रमुखतः 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, इसमें धर्माधिकारी पादरी वर्ग शामिल था। फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक मतावलंबी थी, अतः पादरी वर्ग का प्रभाव अधिक था। उनके पास अतुल संपत्ति थी नारायण, तथा वे करों से मुक्त थे। फ्रांस की संपूर्ण जागीर भूमि का 20% चर्च के पास था। पादरियों की भी 2 श्रेणियां थी। उच्च पादरी, इनमें बिशप, आर्क बिशप आदि थे। कुलीन पुत्र, अधिक आमदनी, धार्मिक कार्यों के रूप में कम रुचि, राज दरबार में रहकर भोग विलास। सामान्य पादरी, स्थानीय गिरजाघरों के
छोटे पादरी, स्थिति गरीब। द्वितीय स्टेट, राजा, सामंत वर्ग, कुलीन वर्ग। सामंत शक्तिशाली थे, वे प्रत्यक्ष करों से मुक्त थे, ये अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण से मुक्त थे। थियर्स के अनुसार बगावत राजगद्दी के विरुद्ध कम तथा कुछ वर्ग के अत्याचारों के विरुद्ध अधिक थी। तृतीय स्टेट, सामान्यता, सामान्य, बुर्जुआ, मध्यम वर्ग, किसान। फ्रांस की 94% जनसंख्या इस वर्ग में शामिल थी। ये वर्ग विशेषाधिकार एवं अन्य सुविधाओं से वंचित था। मोटे तौर पर सामान्य वर्ग में साहूकार, व्यापारी, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी आदि सम्मिलित थे, जो उद्योग, व्यवसाय एवं पैसे से संबंधित थे। संरचना की दृष्टि से इस वर्ग के सदस्य कम थे, लेकिन शासन के उच्च पदों को छोड़कर सभी पद इन्हीं लोगों के पास थे। ये पुरातन तंत्र यानी राजतंत्र व्यवस्था के घोर विरोधी थे। किसानों की संख्या सर्वाधिक थी, कुल जनसंख्या का 80% किसान थे। आमदनी का 80% करों में चला जाता था, बेगार भी करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। प्रोफेसर हिजन के अनुसार सरकार आय के अनुसार व्यय करने की बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। देश की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। विशेषाधिकार वर्ग कर मुक्त था। कर दो प्रकार के होते थे, प्रत्यक्ष कर जैसे भूमि कर, आयकर, जायदाद कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते थे। कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग कुछ प्रत्यक्ष करों से मुक्त थे और शेष करों का भुगतान भी आंशिक करते थे। इन करों का भार किसान व सामान्य जनता पर ही अधिक पड़ता था। ये प्रत्यक्ष कर यानी प्रोक्ष कर, इसमें नमक कर, शराब कर, तंबाकू कर आदि शामिल थे। नेक्स्ट है गेबल, ये नमक कर था। नमक बनाने का एकाधिकार एक कंपनी के हाथ में था, वे मनमाने रुपए वसूलती थी। 7 वर्ष अधिक उम्र के प्रत्येक फ्रांसीसी को 7 पौंड वार्षिक नमक कर देने की बाध्यता थी। नमक का अवैध व्यापार करने पर मृत्युदंड तक दिया जाता था। टेले या टॉयल, ये भूमिकर था जो किसानों की समानता पर निर्भर था, अर्थात किसानों की माली हालत देखकर वसूला जाता था। इससे किसान जानबूझकर गरीबी में रहने लगे, जिससे उनकी माली हालत का पता ना चले से। नेक्स्ट है टाइथ या टीथ है, ये एक धार्मिक कर था। ये कर चर्च द्वारा किसानों से उनकी उपज का 10वां भाग यानी कि 1/10 वसूला जाता था। ये 1493 से प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त किसानों को समय समय पर चर्च व राज्य की को उपहार भी देने पड़ते थे। कोरवी, सड़क पर श्रम, बेकार। सड़क बनाने का दायित्व किसानों का था। नेक्स्ट है बेलाइट्स, किसान सामंत की चक्की, नौकरी, घरेलू सामान इस्तेमाल करता था। इसके बदले सामंतों को टैक्स दिया जाता था। इसे बेनेलाइट्स कहते थे। कर वसूलने का ढंग भी त्रुटिपूर्ण था। करों को ठेके पर वसूल करने की प्रथा थी। ये कार्य ठेकेदार करते थे, जो किसानों से मनमाना कर वसूलते थे। इस प्रकार क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था खर्चीली, अव्यवस्थित एवं अन्यायपूर्ण थी। वहां ये कहावत प्रचलित थी कि द नोबल्स फाइट, द क्लेर्जी प्रे एंड द कॉमन्स पे। सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता का
केंद्रीकरण। सत्ता वर्साय के राज परिवार के कुछ लोगों के हाथ में थी। प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था। यह प्रशासन में भी ये समानता थी। एक नगर का कानून दूसरे नगर से भिन्न था। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स। ये एक न्यायिक संस्था थी। ये राजा के आदेशों को कानून की पुस्तक में दर्ज कराती थी। इसके बाद ही वे आदेश कानून बनता था। पेरिस सहित फ्रांस के सभी नगरों में 13 पार्लियामेंट थी। नेक्स्ट है स्टेट जनरल। ये फ्रांस की एक पुरानी प्रतिनिधि सभा थी। यहाँ तीनों स्टेट्स के सदस्य पृथक पृथक बैठकर मीटिंग करते थे। इस संस्था का निर्णय राजा पर बाध्य नहीं होता था। राजा स्टेट जनरल की मीटिंग राष्ट्रीय संकट के समय बुलाता था। स्टेट जनरल की पहली मीटिंग 1302 ईस्वी में किंग फिलिप के समय में हुई थी। उसके पश्चात 1614 में तक अनियमित रूप से बैठ के होती रही। 1788 में स्टेट जनरल का चुनाव हुआ। राजा ने तृतीय सदन के सदस्य संख्या पहले से दुगनी कर दी। नेक्स्ट है अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने अमेरिका भेजी गई थी। नेक्स्ट है बौद्धिक जागरण। 18वीं सदी में फ्रांस ने वैचारिक स्तर पर परंपरागत विचारों को त्याग कर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया। संयम नारायण और यूरोपीय जनता को जागरूक करने में मदद की। जागृति का ये कारण फ्रांस के प्रबुद्ध वर्ग ने किया, जो बुद्धिजीवी थे, जिन्हें फिलाजाइस्ट या दार्शनिक वर्ग कहा जाता था। ये फ्रांस की क्रांति की आत्मा कहलाते थे। इस वर्ग में प्रमुख है रूसो, दिदरो, वाल्तेयर, मोंटेस्क्यू, क्वेस्टने, तुर्गो, डी अल्बर्ट आदि। नेक्स्ट है फ्रांसवा मारी आर्वे। मूल नाम, फिर जन्म 1694 में पेरिस में। इसे यूरोप का बौद्धिक देवता कहा जाता है। फ्रांस में प्रबोधन के युग। ये एक साहित्यकार, कवि व दार्शनिक था। 1718 ईस्वी में ओदाइप या एदिप नामक एक दुखांत नाटक उसकी पहली रचना थी। ये एक नाटक था जिसमें निरंकुशता पर व्यंग्य किया गया था। फॉर एंड अगेंस्ट नामक एक कविता में उसने स्वयं को गैर ईसाई कहा है। वे चर्च व बाइबिल में विश्वास नहीं करता था। उसने कहा था, यदि ईश्वर नहीं है तो इसका विरोध करना जरूरी है। ईश्वर प्रकृति व इंसान के हृदय में निवास करता है। उसने पोप को विदेशी पोप पादरी कहा। उसका व्यंग्य था कि दुनिया में एक ही ईसाई था, वे भी सूली पर चढ़ गया। चर्च में और एक भ्रष्टाचार को विरोध करते हुए उसने कहा, इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। अतः चर्च ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। इन विचारों से उसे फ्रांस से निष्कासित कर दिया गया। अतः वह ब्रिटेन चला गया, जहां उसने ब्रिटिश समाज पर एक पुस्तक लिखी, फिलोसॉफिकल लेटर्स ऑन द इंग्लिश 1733। इस पुस्तक को फ्रांस में सार्वजनिक रूप से जलाने का आदेश था। अतः पेरिस की पार्लियामेंट ने उसे जला दिया। ब्रिटेन व स्विट्जरलैंड में लगभग 25 वर्ष बिताने के बाद 1778 में वह पुनः फ्रांस लौटा। जेल में रहते हुए उसे कागज, पेन व दवात उपलब्ध नहीं करवाई। अतः उसने पुस्तकों की लाइनों के बीच में कांच के टुकड़ों से लिखा। क्रांति के समय धर्माधिकारियों के लिए बना संविधान सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी वाल्तेयर के सिद्धांतों पर आधारित था। इसकी एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक कैंडिडेट है। वाल्तेयर का दर्शन विध्वंसात्मक था, अर्थात समाज में परिवर्तन लाना है। पहले सारे समाज को जड़ से खत्म करके उसके अनुसार नए समाज का निर्माण करो। लेकिन इसका उपाय उसने खुद ने नहीं बनाया। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में उसका विचार था, हो सकता हूँ मैं आपके विचारों से सहमत न हूँ, किंतु आपके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूँ। ये राजस्थान पत्रिका अखबार में डेली आता है।
वाल्तेयर उदार निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता था। उसका कहना था, मैं 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर द्वारा शासित होना पसंद करता हूँ। वाल्तेयर न्यूटन को सीजर और सिकंदर से महान मानता था। उसके अनुसार हमारे सम्मान का पात्र वे हैं जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई के साथ प्रभाव डाले, वे नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। हमें सम्मान उसका करना चाहिए जो संसार को समझता हो, उसका नहीं जो उसको भ्रष्ट करता हो। वाल्तेयर प्रसा के राजा फ्रेडरिक महान को अपना आदर्श मानता था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लुई 14वें का युग 1951 ईस्वी में ने उस समय के विचारकों, लेखकों, कलाकारों आदि की चर्चा करके तत्कालीन प्रभुत्वता जीवंत रखने का प्रयत्न किया। 1763 ईस्वी में प्रकाशित ट्रीटाइज ऑन लेवी टॉलरेंस में उसने असहनशीलता को अनुचित ही नहीं बल्कि कलंकित बताया है। 84 वर्ष की आयु में वह अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। मृत्यु से पूर्व वे यूरोप का साहित्य सम्राट मान लिया गया। नेक्स्ट है 1699 से 1755 ईस्वी, चार्ल्स डी मोंटेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लाज, फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक व इतिहासकार। उसका जन्म फ्रांस की क्रांति से 100 वर्ष पहले 18 जनवरी 1699 को सारोडी ब्रोडे नामक स्थान पर हुआ। इसकी प्रथम रचना पर्शियन लेटर्स 1721 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई एक मनोरंजक कृति है। इसमें दो काल्पनिक ईरानी यात्रा करते हुए दिखाए गए हैं। यात्रा करते हुए वहाँ के समाज के विभिन्न पक्षों यथा धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, निरंकुश शासन पर व्यंग्य करते हैं। द स्पिरिट ऑफ लाज 1748 ईस्वी की पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू की सबसे प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने निरंकुश राजतंत्र को नियंत्रित करने के लिए शासन के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना व न्यायपालिका कानून को परिभाषित करना के क्षेत्रों को पृथक करना आवश्यक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। जीन जैक्स रूसो 1712 से 1778। जीन जैक्स रूसो फ्रांस का सर्वाधिक प्रबुद्ध दार्शनिक था। रूसो ने अपने एक निबंध डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स में आधुनिक सभ्यता की खुलकर आलोचना की। 1754 में प्रकाशित अपने लेख असमानता के उद्गम पर विवेचना में रूसो ने व्यक्त किया कि सीधे साधे मनुष्य हृदयों में किस प्रकार घमंड, लालच और स्वार्थ ने अपना स्थान बनाया और उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया। रूसो आर्थिक विषमता का विरोधी था। वे कहता था, कोई मनुष्य इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वे दूसरे को खरीद ले और कोई मनुष्य इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि वे अपने को बेच दे। एमिल नामक कृति में रूसो ने लिखा है, बच्चों को अपने भाव और विचार बहुत आज़ादी से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा के नैतिक मूल्यों का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। रूसो ने कृत्रिम शिक्षा का विरोध किया। मॉन्टेसरी व फिशर व किंडरगार्टन विधि में रूसो के इन विचारों का अनुसरण किया गया। रूसो बालकों को तब तक धार्मिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था जब तक युवा होकर उसके तार्किक ज्ञान का विकास हो जाए। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 ईस्वी। यह पुस्तक इस वाक्य से आरंभ होती है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और फिर भी हर कहीं वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उनके अनुसार आदिम काल से ही मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व प्राप्त था, लेकिन जैसे मनुष्य सभ्य होता गया उसने अपने इन अधिकारों को त्याग कर एक समवेत शक्ति गठित करने के लिए समझौता किया और राज्य का जन्म हुआ।
रूसो के अनुसार राज्य का जन्म सत्ता व उन लोगों के बीच समझौता है जिन्होंने इसका निर्माण किया, लेकिन राज्य में जनता के प्रतिनिधि यदि स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व में हस्तक्षेप करे तो जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि उन्हें बदल दे। अन्य पुस्तक है डायलॉग रिवाइज द कॉन्फ्यूशियंस। रूसो ने प्राकृतिक स्थिति की ओर लौटने की बात करके समाज की कृत्रिमता पर प्रहार किया तथा प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। नेपोलियन ने कहा कि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने का होना असंभव था। क्रांति की अवधि का सबसे शक्तिशाली नेता रोबेस्पियर उसे मशीन और सामाजिक संविदा को पवित्र ग्रंथ की तरह मानता था तथा उसे तकिए के नीचे रखकर सोता था। रोबेस्पियर लियो गर्सास्प ने रूसो को क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा है। इस प्रकार रूसो अशांत आत्माओं का अपने का अमर अपवाहक, आत्मा अभिव्यक्ति के नए स्वच्छंदतावाद का दार्शनिक, संतोष का मसीहा, लौकिक मन मुक्ति का उग्र देवदूत तथा धर्मनिरपेक्ष समाज के आगामी युवक का वैतालिक बन गया। नेक्स्ट है दिद्रोह 1713 से 1784 ईस्वी। फ्रांस विश्वकोश। अनेक विद्वानों के सहयोग से दिद्रोह ने विश्वकोश तैयार किया है। 17 खंडों में प्रकाशित यह विश्वकोश 1772 ईस्वी में दिद्रोह के अथक परिश्रम से के पश्चात पूर्ण हुआ। इसमें कुल 16,288 पृष्ठ है। इसके प्रकाशन में गणितज्ञ डी अल्बर्ट ने उसकी मदद की थी। 1752 ईस्वी में इसके 2 खंडों के प्रकाशन के बाद राजा द्वारा इसके छापने व बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिद्रोह को फ्रांस से भागना पड़ा। ग्रंथ के अधिकांश अंक फ्रांस के बाहर से प्रकाशित हुए। रोग पर दालेम्बर डी एलेम्बर्ट ने वाल्तेर को पत्र लिखा, उससे राय ली तो वाल्तेर ने कहा, हम मानव मस्तिष्क में होने वाली महान क्रांति के बहुत करीब है और हम लोग इसके लिए आप लोगों के ही विशेष कृतज्ञ हैं। बाद में फ्रांस से प्रकाशन की पुनः अनुमति मिल गई। नेक्स्ट है इस विश्वकोश में शांति, प्राकृतिक विज्ञान और मजदूरों तथा व्यापारियों की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है। सर्वाधिक जोर इस बात पर दिया गया है कि सरकारों को जन कल्याण में वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फ्रांस की सरकार ने उसकी रचनाओं को जलाया व 1749 में जेल भेज दिया। क्वेस ने यह तत्कालीन भू अर्थशास्त्री यानी फिजियोक्रेट्स का नेता था। भू अर्थशास्त्री व्यापार के स्थान पर भूमि व कृषि को ही धन का स्रोत मानते थे। उनके अनुसार व्यापार में केवल स्थान परिवर्तन के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, परंतु वे धन का उत्पादन नहीं है। वास्तव में धन का मूल स्रोत प्रकृति है। क्वेस ने लुई 15वें का राजवेद था। क्वेस ने की यह निश्चित मान्यता थी कि उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यदि कुछ दरिद्र है तो राज्य और राजा भी दरिद्र होंगे। क्वेस ने तथा उसके अनुयायियों जैसे अति दे गुरने, नेमूर, गुपांत, जैक्स तुर्गो वे मार्सियर दे ला रिवियर ने कृषकों का पक्ष लेकर फ्रांस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फ्रांस के बाहर के प्रबुद्धवादी जॉन लॉक, एक अंग्रेज दार्शनिक जिसकी मृत्यु रूसों से कुछ समय पहले हुई थी, लॉक के अनुसार हर व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार है। जीवन, स्वतंत्रता व निजी संपत्ति का अधिकार। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्य ने इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार बनाई। लॉक ने कहा, जब सरकार इन कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो जनता को उसे उखाड़ फेंकने का अधिकार है। जब थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी क्रांति के लिए स्वतंत्रता की घोषणा लिखी तब
उसने व्यवहार व व्यवहार व लोक की उक्तियों को उद्धृत कर दिया। एडम स्मिथ 1722 से 90 स्कॉटलैंड निवासी आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता। इसके अनुसार व्यवसायियों को कोई भी धंधा करने की छूट देनी चाहिए और मजदूरों को कोई भी नौकरी करने की कीमत और किस्म का निर्णय व्यवसायियों में प्रतियोगिता के द्वारा होना चाहिए, न कि सरकारी नियमों से। यही उसकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों को की संपत्ति का सार तत्व है। उसकी हस्तक्षेप की नीति लेसेज फेयर की नीति 18वीं सदी के व्यवसायियों में काफ़ी लोकप्रिय हुई। कॉन्ट 1724 से 1804 जर्मन दार्शनिक आपने बौद्धिक क्रांति का एक नारा दिया, स्वयं अपनी समझ का उपयोग करने का साहस करो। अमेरिकी थॉमस जेफरसन ने घोषणा की कि मैंने ईश्वर वेदी पर शपथ खाई है कि मानव मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का मैं अंतिम दिन तक विरोध करूंगा। थॉमस पेन 1727 से 1809 ईस्वी ब्रिटेन में जन्म लेने वाले एक विश्व नागरिक थॉमस पेन ने का विश्व मेरा देश है, समस्त मानव मेरे बंधु है और अलग और भलाई करना मेरा धर्म है। उसका आग्रह था कि जिस किसी देश में आज़ादी नहीं है वहीं वे उसके लिए सदा लड़ेगा। 18वीं सदी में विश्व में ऐसे अनेक प्रबुद्धवादी हुए जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अपने विचारों में योगदान दिया। सुधार के सफल प्रयास। लुई 14 के शासनकाल से ही देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। जो लुई 16वें के शासन के आते आते स्थिति और गंभीर हो गई। राजा व दरबारियों के खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। लुई ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए एक के बाद एक अर्थ मंत्री बदले। तुर्गो 1774 से 96 ईस्वी तुर्गो लुई 16वें का वित्त मंत्री व वाल्टियर का मित्र। उसने विभिन्न व्यवसायों की शक्तिशाली संस्था गिल्ड यानी श्रेणी प्रथा को समाप्त कर दिया तथा कर मुक्त धान के व्यापार पर बल दिया। उसने सड़कों की मरम्मत के निर्मित किए जाने वाले बेगार कोरवी को समाप्त कर एक सामान्य कर दिया। तुर्गो ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा। ऋण नहीं, दिवालियापन नहीं, नए कर नहीं, राज्य के खर्च में कमी। इन योजनाओं से वे जनता में लोकप्रिय हो गया, लेकिन सामंतों के विरोध ने इसे पद से हटा दिया। इसका पदच्युत होना फ्रांस के लिए हानिकारक था। नेकर 1776 से 81 एक धनी बैंकर था, अतः आर्थिक मामलों में दक्ष था। इसने राजा को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की सलाह दी। युद्ध में भाग लेने गई सेना को धन उपलब्ध करवाया। नेकर ने राज्य की आय तथा व्यय का लेखा जोखा तैयार किया था तथा उसको राज्य के पास भेजा तथा उसे छपाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिससे सभ्यता को पहली बार पता चला कि करों में कितनी आय होती है तथा राजा स्वयं पर कितना खर्च करता है। नेकर ने कुलीनों पर टैक्स लगाने तथा राज्य के व्यय को कम करने पर जोर दिया, जिससे रानी मैरी एंटोना ने उसे कंजूस कहकर निंदा की। फलते रानी के प्रभाव के कारण 1781 में नेकर को पद से हटा दिया गया। हटाने का दूसरा कारण नेकर का प्रोटेस्टेंट होना था, अतः सामंत उससे नाराज थे। फ्लेरी यह 1781 से 83 तक वित्त मंत्री रहा। केलोन 1783 से 87 ईस्वी ये राज परिवार को प्रसन्न नहीं करना चाहता था।
अतः उसने राज्य के घाटे की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए उसने ब्याज की दर बढ़ा दी, लेकिन कुछ समय बाद ऋण मिलना बंद हो गया। अगस्त 1786 ईस्वी में सरकारी खजाना खाली हो गया। अतः उसने आर्थिक समस्या के समाधान के लिए उसने विशिष्टों सामंतों की सभा बुलाने का राजा से आग्रह किया। राजा ने विवश होकर उसकी बात मान ली। इस सभा असेंबली ऑफ नोबल्स में 145 या 144 सदस्य उपस्थित हुए। इसमें केलोन ने प्रस्ताव रखा कि अब देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए आवश्यक हो गया है कि समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाए। अतः सामंतों ने इसका विरोध किया। वे केलोन को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। अतः 1787 में केलोन को राजा ने बर्खास्त कर दिया। ब्रिन या ब्रिया 1787। केलोन के बाद रानी के कृपा पात्र ब्रिन को 1787 ईस्वी में वित्त मंत्री बनाया गया। इसने राजा को सभी प्रकार वर्गों पर एक समान भूमि कर तथा नया टैक्स स्टाम्प लगाने को कहा। विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा ने इस सभा को भंग कर दिया और ब्रिन के प्रस्तावों को पंजीकरण दर्ज करने के लिए पेरिस की पार्लिमा के पास भिजवा दिया, लेकिन पार्लिमा ने नए करों को दर्जा करने से मना कर दिया तथा कहा कि नए कर लगाने का अधिकार केवल एस्टेट्स जनरल को है और किसी को नहीं। पार्लिमा ने राजा से एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग की। जनता ने पार्लिमा की घोषणा का भारी स्वागत किया, लेकिन राजा ने पार्लिमा को अवैध घोषित कर उसके सदस्यों को बंदी बनाने का आदेश दिया। जनता ने पार्लिमा का साथ दिया। सैनिकों ने पार्लिमा के सदस्यों को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। घबराहट में राजा ने एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने की घोषणा की तथा इसके लिए 5 मई 1799 का दिन निश्चित किया गया। इस घोषणा से फ्रांस में जबरदस्त उत्साह हुआ, क्योंकि 174 साल बाद फ्रांस इसकी मीटिंग बुलाई जाएगी। नेकर को व्यापक समर्थन के बाद 1788 में पुनः वित्त मंत्री बनाया गया। एस्टेट जनरल का स्वरूप, संगठन, कार्य प्रणाली, चुनाव आदि के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अधिवेशन 174 साल पहले हुआ। उस समय का कोई व्यक्ति जीवित नहीं था। अतः विवाद ये हुआ कि सदस्यों की संख्या क्या होगी। निर्णय ये हुआ कि प्रथम व द्वितीय की कुल संख्या के बराबर तीसरे सदन की संख्या हो। एस्टेट जनरल की बैठक से पहले मतदाताओं ने शिकायतों, कठिनाइयों व सुझावों के संबंध में अपने प्रतिनिधियों को स्मृति पत्र काइया दिए। इनमें वैधानिक शासन की स्थापना, नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने, कानून के समकक्ष सबकी समानता, करों की समानता आदि की मांग की। 5 मई 1799 ईस्वी के दिन राजा लुई 16वें ने वर्साय के शानदार मेलों में एस्टेट जनरल का अधिवेशन का उद्घाटन किया। एस्टेट जनरल की कुल संख्या लगभग 1200 थी, जिसमें से 630 तीसरे सदस्य के थे, 300 पादरी व 300 कुलीन सामंत। हकीकत तो यह है कि जनसाधारण के सदस्यों की संख्या 600 से अधिक थी, क्योंकि 300 में से 200 पादरी वो थे जिनकी सहानुभूति तीसरे वर्ग के साथ थी। परंपरानुसार तीसरे सदनों की अलग अलग बैठकें होती थी। प्रस्तुत प्रस्ताव के पारित होने के बाद के लिए जरूरी था कि कोई भी 2 सदन उसे स्वीकृत कर दे। कुलीन व पादरी वर्ग के एक विचार होने पर हमेशा उनका ही प्रस्ताव पास होता था। अतः तीसरे सदन के सदस्यों ने तीनों सदनों की सम्मिलित बैठक का आग्रह किया तथा सभी सदस्यों के बहुमत से निर्णय का आग्रह किया, जिसे राजा ने ठुकरा दिया। तीसरा सदन अड़ गया। अगले 4-5 सप्ताह तक गतिरोध बना रहा। राजा झुकने को तैयार नहीं, तीसरा स्टेट मानने को तैयार नहीं।
इस प्रकार हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अगली क्लास में हम इसकी घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।